हेलो। कैसे हो आप सभी के सभी। तो आज हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस लॉ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम पूरा समझ चुके हैं। अगर आप उनकी वीडियोस देखना चाहते हो तो बिजनेस लॉ की प्लेलिस्ट में आपको बस जाना है, सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। और ये जो मैं आपको सारे नोट्स भी दिखाने वाला हूँ वो भी आपको मिल जाएगी। आपको बस क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और ये जो वीडियो के आपको ये जो मैं दिखाने वाला हूँ सारे नोट्स, वो उसको पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना को देरी के शुरू करते हैं हम। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट क्या होता है? तो पहले तो हम इंट्रोडक्शन की पहले बात कर लेते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की इंट्रोडक्शन क्या होती है? तो अगर हम ढंग से समझने की कोशिश करें, ये दरअसल एक्ट कब आया था और किसके लिए आया है। दरअसल ये एक्ट डिफाइन करता है और अमेंड करता है लॉज रिलेटिंग टू प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट होते हैं जो हमारे, और प्रोमिसरी नोट क्या होता है, वैसे वो पूरा का पूरा हम आगे समझने वाले हैं। लेकिन थोड़ा-सा मैं आपको एक नॉलेज दूँ। क्या होता है कि आप कुछ भी आपको सामान खरीदना होता है कभी-कभार, या जब आप उधार में खरीदते हो तो आप एक एक बिल बना देते हो, जिसमें आप फ्यूचर में एक वादा करते हो कि भई एक प्रॉमिसरी, एक मैंने प्रॉमिस कर दिया आपको कि एक लिख के दे दिया आपको रिटर्न में कि भाई आपको मैं पैसे दे दूँगा इस तारीख को फ्यूचर में। ठीक है? तो उसके लिए ये एक्ट बना गया। या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी एक ऐसी आइटम होती है, जहाँ पर बस आपने एक तरह का प्रॉमिस कर दिया, एक पर्ची पे लिख के दे दिया आपने बस, कि भाई मैं आपको इस डेट पे साइन हो गए मेरे, टेंशन मत लो, मैं आपको इस डेट पे पैसे दे दूँगा। नहीं दिए तो मेरे ऊपर केस कर दो। तो ये भी वही चीज़ होती है एक तरह की। चेक, आपको पता ही है चेक तो, आपने चेक अगर काट के दे दिया, आपके साइन हो रखे हैं, तो आपका पैसा है, आपको हाथों हाथ आपके अकाउंट से वो निकाल सकता है। चेक को आप, चेक अगर आपने किसी को दे दिया तो चेक कैश में कन्वर्ट हो सकता है, आपको पता है। तो ये उनके लिए एक्ट बनाया गया है, क्योंकि वो सब चीज़ों को, ये प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबल, जो किसी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना? जो ट्रांसफर कर सकते हैं हम किसी को भी, वो उसे बोलते हैं नेगोशिएबल। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसको हम एक को दे सकते हैं, वो दूसरा बंदा किसी और को दे सकता है। तो ये सब होता है। चेक अगर आपने किसी को दिया, तो चेक आपको पता है कि चेक आपने किसी को दिया, ए को, तो ए ने अगर बी को दे दिया वो चेक, ऐसा नहीं है कि वो कैंसिल हो जाएगा। बी भी वो चेक का फायदा उठा सकता है, चेक को वो कैश में कन्वर्ट कर सकता है। बी ने अगर सी को दे दिया तब भी वो हो सकता है। तो इसे बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये दरअसल एक्ट आया, ये एक्ट एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में भी। ये एक्ट आया था 1 मार्च 1882 में, एप्लीकेबल हुआ था 1882 में। वैसे ये कहा जाता है कि एक्ट था 1881 में, बना था 1881 में, लेकिन ये एक्ट जो एप्लीकेबल हुआ था पूरी कंट्री के अंदर, वो फोर्स में जब आया था, वो 1 मार्च 1882 में आया था। बात समझ में आ रही है? अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मीनिंग समझ लेते हैं, जो कि सेक्शन 13 सब सेक्शन ए में बता रखा है हमें, कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब वही है जो मैं आपको पीछे बता रहा था, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, वो इन सब को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, इन तीन आइटम को वैसे डिटेल में हम आगे समझने वाले हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं। तो प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू बियरर। बियरर समझ रहे हो? मतलब जैसे कि मान लो कि एक बंदा है ए, ए ने पैसे देने हैं बी को, तो बी को कहा जाएगा ऑर्डर। ऑर्डर, ये जो ऑर्डर की बात कर रहा है ना, बी ये ऑर्डर की बात कर रहा है, उसको क्या है, तो जिसको पैसा देना है एक्चुअल में, ऑर्डर। और बी ने मान लो कि अपना ये जो जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या चेक है, तो वो चेक मान लेते हैं फिलहाल एग्जांपल के लिए, बी ने ये चेक सी को ट्रांसफर कर दिया कि सी को दे देना पैसे। तो क्योंकि एक्चुअल में देने थे बी को, बट अगर आपने सी को दे दिए तो इसको बोला जाएगा बियरर। इसको क्या बोला जाएगा? बियरर, कि एक्चुअल में आप ये बियर करेगा। तो अगर आप जिसको ट्रांसफर कर देते हो,
तो वो बियरर हो जाता है। तो या तो ये ऑर्डरर को मिलेगा, पेबल टू आइदर ऑर्डर ऑर्डर और बियरर। तो ऑर्डर को मिलेगा, बियरर मिलेगा। तो whether the word order और bearer appear on the instrument or not, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट में उसका ऑर्डर का नाम लिखा हो या बियरर का नाम लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जिसपे भी ये होगा, जैसे चेक जिसके पास भी होगा, चाहे इसके पास हो चाहे इसको पैसा हो, पैसा किसी को भी मिल सकता है। बैंक में जाके बैंक वाला ये मना नहीं करेगा कि भाई उसको बुला के लाओ जिसको पैसा देना था, क्योंकि अगर आपका चेक है और बंदे ने साइन कर रखे हैं इन्हें, तो चेक किसी को भी मिल सकता है, चाहे इसको मिले चाहे इसको मिले, दोनों को पैसा मिल सकता है। ठीक है, समझ आ रही बात? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अगर थोड़ा सा अगर हम डायग्रामेटिकल समझे, तो आपको पता है जैसे कि ये अगर आप डायग्राम एग्जाम में बनाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ट्रांसफरेबिलिटी, मैंने को बताया ना, नेगोशिएबल मतलब वो क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी। तो ट्रांसफरेबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनना है तो उसको क्या हो जाए, ट्रांसफरेबिलिटी। तो नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबिलिटी, किसी को भी ट्रांसफर कर सके, तब वो नेगोशिएबल होता है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, कोई पीस ऑफ पेपर। जैसे प्रोमिसरी नोट क्या है, एक पीस ऑफ पेपर है, बस आपने उसको एक नोट बना दिया प्रॉमिस का, वो प्रोमिसरी नोट बन गया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी पीस ऑफ पेपर है, कि अगर आपने कोई सामान उधार में खरीदा, तो आपने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना दिया, एक बिल बना दिया कि देखो भाई मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। ये भी एक तरह का वही होता है। तो बेसिकली पीस ऑफ पेपर है इंस्ट्रूमेंट का मतलब, कि कोई पीस ऑफ पेपर होना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ट्रांसफरेबल हो जाए, तो उसे क्या बोला जाएगा फिर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। समझ आ गई बात? तो अगर कोई ऐसा पीस ऑफ पेपर ट्रांसफरेबल हो जाता है, तो वो क्या माना जाएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। फीचर की बात करें, तो वो राइटिंग में होना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि ओरल हो रहा है। ओरल बात नहीं होगी चाहिए, ओरल तो ओरल का कोई सबूत नहीं होता ना। अगर कोई सबूत चाहिए कि हाँ भाई इसने वादा किया था, तभी तो ये पीस ऑफ पेपर बोल रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं। डॉक्यूमेंट क्या होता है, राइटिंग में होता है या ओरल में होता है? राइटिंग में होता है ना, तो ये राइटिंग में होना चाहिए ना, तभी तो प्रूफ माना जाएगा। राइटिंग में होना चाहिए, साइन होना चाहिए, तभी तो माना जाता है कि हाँ ये बंदे ने कहा था सच में। फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए। तो ये फीचर इसका क्या है कि ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। आप किसी को भी दे सकते हो, किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। आपने नाम ही तो लिखना है, उसके ऊपर आपने नाम लिख दिया तो आपको किसी को भी ट्रांसफर हो सकता है। इट शुड क्रिएट अ राइट ऑफ अ पर्सन टू रिसीव मनी एंड कोरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू पे मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि चेक का एग्जांपल लेते हैं, सबसे बड़ा चेक का एग्जांपल है कि चेक अगर आपको मिल गया और बंदे ने साइन कर रखे कि इतनी अमाउंट मैं दूंगा, तो आपके पास राइट है, आप बैंक में जाके वो चेक से पैसा ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास राइट है। तो राइट टू रिसीव मनी होना चाहिए, साथ ही साथ दूसरे के ऊपर लायबिलिटी भी आना चाहिए कि वो मनी पे करे। कि चेक से एक दूसरे के ऊपर लायबिलिटी क्या आ गई, कि जो बंदे ने चेक इशू किया था, मान लो ए ने इशू किया था, तो ए के ऊपर अब लायबिलिटी भी आनी चाहिए इसकी वजह से, चेक की वजह से, कि उसको पैसा देना है। वो जब चाहे उसके पैसा अकाउंट में निकल, वो मना नहीं करेगा बाद में कि भाई मैंने तो चेक इशू करा, वो तो अनजाने में कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर लायबिलिटी होनी चाहिए दूसरे बंदे के पास। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दूसरे के ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट करे और एक के ऊपर राइट क्रिएट करे कि पैसा मिलने का। होल्डर्स टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो बात को। अब देखो मैं चेक का एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, इसको कि यही सबसे अच्छा एग्जांपल है यहाँ पर समझने के लिए। अगर आप ध्यान से देखो, मान लो कि एक ए बंदा था, उसने चेक दिया बी को कि भाई आपको मनी चाहिए ना, मेरे चेक ले लो, आप मनी ले लेना मेरे बैंक से, बैंक में जाके आप इसको चेक को आप विड्रॉ करा लेना मनी चेक से। अब बी ने क्या करा, बी ने कहा कि यार मेरे बदले में, बी ने कहा कि मैं से अगर तू, बी का बंदा था सी, तो बी ने कहा सी को कि यार तू मेरे बदले में, ये सी को कहा कि चेक ले जा और ये विड्रॉ करा ले। बात तो एक ही है भाई, इसमें नाम थोड़ी लिखा हुआ है चेक के अंदर। आप तो विड्रॉ कर सकते हो, कैश में विड्रॉ हो सकता है चेक, वो अगर वो कैश वाला है। ठीक है, बियरर चेक है। अब देखो बियरर चेक क्या होता है वो आगे बताऊंगा अभी। बियरर चेक वही होता है ना, जो कि भाई किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। एक चेक ऐसा भी होता है जो आप उसी को ट्रांसफर कर सकते, उसी को पैसा मिलेगा जिसपे उसके अकाउंट में जाके मिलेगा, जिसको एक्चुअल में नाम लिखा हुआ है। तो वो चेक दूसरा होता है, मैं बात कर रहा हूँ ऐसा चेक जो किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा, सी ने कहा कि चलो भाई ठीक है, मैं अब जाके ले आता हूँ। अब पता ये चला कि
बी जो बंदा था, वो बेसिकली एक्चुअल में चेक का होल्डर नहीं था। उसको पैसा नहीं मिलना था। ए ने गलती से बी को दे दिया चेक। ए ने देना था जेड को। तो इसका टाइटल, मिलने का जो टाइटल है, टाइटल किसे बोल रहे हैं? जिसको एक्चुअल पैसा मिलना था, उसका डिफेक्ट था। तो वही लिखा हुआ है कि जिसको भी वो चेक मिलता है, वो टाइटल उसका जो है, यानी कि जो पैसा मिलने का जो भी राइट है, वो डिफेक्ट से फ्री होता है। क्योंकि जिसको भी चेक कोई मिल रहा है, उसको नहीं पता पीछे वाला बंदा ने वो चेक सही भी दिया, क्योंकि बी को क्या पता। हाँ, अब देखो, मान लो बी को भी पैसे लेने थे ऐसे, जेड को भी लेने थे। अब ए ने चेक जेड की जगह बी को दे दिया, तो बी की भी कोई गलती नहीं है ना। बी को क्या पता भाई, इसने ए ने जेड को देने थे पैसे, उसको क्या पता। तो इसलिए वही लिखा हुआ है कि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब, देखो नीचे लिखा हुआ है कि जिसको एक्चुअल में इंस्ट्रूमेंट मिला, वो चेक मिला। जो होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब जिसको होल्डर है वो उसका इंस्ट्रूमेंट का, तो जिसको मिला वो इंस्ट्रूमेंट, कंसिडरेशन के लिए कोई पैसा मिलना था, विदाउट नोटिस एज टू डिफेक्ट इन टाइटल ऑफ ट्रांसफर। उसको नहीं पता कि जो पीछे वाला जो बंदा है, वो जो दे रहा है इंस्ट्रूमेंट, उसका टाइटल में डिफेक्ट था क्या नहीं था। उसने अगर सच्चे मन से गुड फेथ के साथ वो ले लिया इंस्ट्रूमेंट, तो वो फ्री रहेगा डिफेक्ट से। उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता। और मैच्योरिटी से पहले पहले, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो चेक की वैलिडिटी, मान लो कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, तब वो उसका हकदार नहीं है पैसा लेने का। अगर उसको नहीं पता था, विदाउट नोटिस था, टाइटल ऑफ ट्रांसफर, यानी कि किसको मिलना था वो चेक, जैसे कि आपको पता था जेड को मिलना था, उसको नहीं पता था बी को, अगर, तो वो फ्री रहेगा डिफेक्ट से। उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता। सो होल्डर इन ड्यू कोर्स एक्वायर्स अ गुड टाइटल, वो गुड टाइटल उसको मिल जाएगा अपने आप, यानी कि पैसा मिलने का राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिफेक्ट इन अ प्रीवियस होल्डर टाइटल। चाहे वो प्रीवियस होल्डर टाइटल का कोई डिफेक्ट था, पीछे वाले बंदे ने गलती कर दी हो, उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी, आपको पता है चेक, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल होता है, ट्रांसफर इनफिनिटियम। इसका मतलब है कैन बी ट्रांसफर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। जब तक कि पेमेंट उस चेक की नहीं, मतलब इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की नहीं मिल जाती, तब तक वो किसी को भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को भी उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। समझा की बात? दैट इज द केस। अब हम अगला जो बात करते हैं, वो है प्रिजम्पशन। इसमें आती है सेक्शन 118 में बता रखी है प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब पहले, कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इशू करने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो वही चीज है ना, पहले लिखा हुआ है कंसिडरेशन, यानी कि कितनी कंसिडरेशन आपको पे करनी है सामने वाले को, ये पता होना चाहिए ना। सो इट शैल बी प्रिज्यूम दैट एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब हर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पहले से हमें मान के चलना पड़ता है कि उसमें कंसिडरेशन है। सो एवरी इंस्ट्रूमेंट व्हेन इट वाज एक्सेप्टेड या इंडोर्स, नेगोशिएटेड, ट्रांसफर्ड, वो कंसिडरेशन से हो रहा है। ये पहले हम मान के चलते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वैलिड कब माना जाता है, तो वो प्रिजम्पशन समझ में आ रहा है ना, कि नेगोशिएबल हर इंस्ट्रूमेंट हम पहले ही मान के चलते हैं कंसिडरेशन से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ्री में आप चेक दे रहे हो, चेक क्या फ्री में देते हैं क्या? चेक में कोई ना कोई अमाउंट तो होती है, तो पहले से कोई ना कोई अमाउंट होनी चाहिए। ये पहले ही मान के चलते हैं कि अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई उस पर कंसिडरेशन के लिए करता है। समझेगी? डेट लिखी होनी बहुत जरूरी है। डेट लिखी होनी चाहिए। शैल बी प्रिज्यूम दैट एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेयरिंग अ डेट, कि कब वो बनाया गया था, वॉज मेड और ड्रॉन। आपको पता होना चाहिए कि चेक इस डेट को बनाया गया था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस डेट को बनाया गया था, ये पता होना, ये लिखा होना जरूरी है। इसके बिना हम मानेंगे नहीं वो वैलिड है। पता तो चले ना कि कब बनाया था, यही नहीं पता कब बनाया था, क्या फायदा फिर। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, कब उसको एक्सेप्ट किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खासकर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता है, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कब एक्सेप्ट किया गया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एक्सेप्ट सही नहीं कर रहा, वो फिर मैच्योरिटी की ड्यू डेट से पहले होना चाहिए। So bills of exchange was accepted within a reasonable time before its date and before its maturity। ऐसा नहीं है कि भाई मान लो कि मुझे 1 जुलाई को पैसा देना है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखा हुआ था, लेकिन आप एक्सेप्ट कर रहे हो 1 मई को या 1 सितंबर को, मान लो मैच्योरिटी की बात कर रहे हो, तो भैया फिर ये सही थोड़ी है। तो इसलिए आपको रीजनेबल टाइम में उसको एक्सेप्ट करना है। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस कम से कम टाइम में होनी चाहिए।
ट्रांसफर। सो ये भी हम मान के चलते हैं, इट शैल बी प्रिज्यूम दैट एवरी ट्रांसफर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज मेड बिफोर इट्स मैच्योरिटी, कि जब तक कि वो पेमेंट नहीं मिल जाती सामने वाली पार्टी को, तब तक आप उसको किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। मान लो कि वही है, ए ने बी को दिया, तो अब जब तक कि बी को पेमेंट नहीं मिल जाती, तब तक वो बी सी को दे सकता है, सी डी को दे दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो ए ने बी को दिया, बी कह रहा है कि मेरे बदले में सी को दे दो, सी कह रहा है कि डी को दे दो, तो आप ट्रांसफर कर सकते हो जब तक कि पेमेंट नहीं मिल जाती। अगर पेमेंट मिल गई एक बार सी को, तब थोड़ी ट्रांसफर हो सकता है वो। बात समझ में गई ना? ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट, इसका क्या मतलब है? ये मैं आपको पीछे भी बता रहा था कि क्या मतलब है। देखो, ये दिखा हुआ था ना राइटिंग में, इसके साथ साथ राइटिंग का मतलब क्या है? अगर साइन भी होने चाहिए, मान लो चेक के ऊपर साइन नहीं है, तो क्या वो वैलिड माना जाएगा? नहीं ना। तो वही तो है इंडोर्समेंट का मतलब, वेरीफाई होना चाहिए, मतलब साइन, उसके साइन होने चाहिए उसके ऊपर, तभी जाके उसको कहेंगे ना कि हाँ भाई बंदा ने साइन कर रखे हैं। आप देखो कोर्ट में जाके कह भी सकते हो, देखो साइन कर रखे बंदे ने, तब भी पैसा नहीं दे रहा। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज है, इट शैल बी प्रिज्यूम दैट इंडोर्समेंट्स, इंडोर्समेंट को कभी कभार हम इंडोर्समेंट भी ई भी लिख देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंडोर्समेंट वर मेड इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर, जहां पर वो था, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, वो इंडोर्समेंट उसके ऊपर होनी चाहिए। स्टैम्प, स्टैम्प भी होता है कभी कभार। तो पहली मान के इट शैल बी प्रिज्यूम दैट एन इंस्ट्रूमेंट इज ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प्ड, साइंड के साथ साथ स्टैम्प्ड भी होना चाहिए, उसके थप्पा लगा होना चाहिए। जैसे कंपनी है तो थप्पा लग रखा है, या आपका अंगूठा लग रखा है मान लो, कोई स्टैम्प होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा एविडेंस होता है, क्योंकि साइन तो नकली करवा सकते हैं ना, अंगूठा कहाँ से नकली लाओगे, है ना? स्टैम्प, तो इसलिए स्टैम्प भी होना चाहिए ना। स्टैम्प से भी समझ में आता है कि बंदा ने पूरा एविडेंस मिल जाता है ना, सबूत है पूरा आपके पास जाता है। तो ये कुछ प्रिजम्पशन है जो कि सेक्शन 118 में दे रखी है, कि हम ये लॉ ये कह रहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये चीजें तो होनी ही चाहिए। कंसिडरेशन होनी चाहिए, डेट लिखी होनी चाहिए, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस कम से कम होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए मैच्योरिटी से पहले, ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट होना चाहिए, स्टैम्प लगा होना चाहिए। ये सब पहले ही मान के चल रहे हैं कि ये होना चाहिए, तब जाके वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। आई होप ये सब चीजें, ये थी बेसिक वीडियो, आगे और इसकी वीडियो आएगी। आई होप सब चीजें आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। अगली वीडियोस में हम बात करने वाले हैं कि ये जो प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये तीन चीजों की ऊपर बात करेंगे। जो ये तीन आइटम मेन होते हैं ना, इनकी धीरे धीरे बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तो बाय बाय, थैंक यू सो मच।